एक कहानी छोटी सी सुनाऊं आपको। एक राज्य में एक राजा था, बहुत जालिम था। उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले वो उसे मार डालता था। एक बार एक कवि ने एक कविता लिखी अपने वक्त के राजा के अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। उसने इस आदेश दिया कि हाथी के पैरों के नीचे इस कवि की गर्दन को कुचला दिया जाए और इसे सजाए मौत दे दी जाए। उसकी एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। एक दिन उस बच्ची ने अपनी मां से पूछा कि मां, उस राजा ने मेरे पिता को क्यों मारा? तो मां ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता राजा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। उस बच्चे ने जो कहा था उसमें पैगाम छिपा है। तिरोड़ी के लोगों, आप समझना उसको, कि उस बच्चे ने कहा कि अगर मेरे पिता की कविता राजा को नहीं अच्छी लगी तो वो दूसरी कविता लिख देता। उसने हमारे पिता की हत्या क्यों करवा दी? आज दाभोलकर, पंसारे और कलबुर्गी के जितने कातिल हैं बाहर हैं, और पंसारे, कलबुर्गी और दाभोलकर जिस अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ रहे थे उसकी बहार आई हुई है। जो जितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करेगा उतनी ऊंची कुर्सी पर पहुंचता चला जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? अगर ऐसा भारत आप बना रहे हो तो आप तथागत बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बना रहे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और बुद्ध के मानने वालों के ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास करना चाहते हैं। अंधश्रद्धा से अपने आने वाले बच्चों को बचाकर प्रज्ञा वाला भारत बनाना है, बुद्ध के सपनों के भारत को बनाना है। इसलिए अपने बच्चों को इस तरह के किसी भी पाखंड और अंधविश्वास से बचाइएगा और उनके हाथ में कलम और किताब पहुंचाइएगा। और आप एक और निवेदन, किताब पढ़ने की आदत डालें। और एक और बात गुजारिश के साथ, अगर अच्छी लगे तो मानिएगा, आप कहीं भी जाते हैं, किसी की भी पार्टी में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो फूल माला और गुलदस्ता मत लेकर जाइए। आप एक पतली सी किताब लेकर जाइए और किताब भेंट करिए। ये फूल माला गुलदस्ता तो मुरझा जाएगा 24 घंटे के बाद, लेकिन किताब जहां रहेगी विचारों को रोशन करती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाएगी। इसलिए जब भी बुद्ध जयंती मनाइए, बुद्ध के विचार क्या थे उसकी पतली पतली बुकलेट लोगों में बंटवाइए और उनसे गुजारिश करिए कि आप भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने विद्यालय में, अपने ऑफिस में बुद्ध के 10 विचार लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जाने कि बुद्ध क्या थे, तब माने कि बुद्ध कौन था। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि हम लोग जैसा भारत बनाना चाहते हैं वो बुद्ध के सपनों का भारत। और इसलिए हम आपसे ये कहने आए हैं कि बुद्ध के विचार में करुणा थी। हमने वंदना की। उस वंदना में अभी हमारे साथी आ रहे थे और गाड़ी से आते हुए बीच में कई रास्ते पड़े, तो उन्होंने बताया, हमने पूछा इस जगह के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए, एक कहानी तो इसकी ये है जो आज चल रही है, लेकिन असली कहानी कि यह एक बुद्धिस्ट स्थल था। तथागत बुद्ध के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, उनके बुद्ध विहार के, उनके अपने तमाम बौद्ध स्तूपों के। मेरे मन में एक विचार आया कि जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनमें से 90% जगहों पर किसी और का कब्जा है। गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताना। बड़े बड़े देश में ऐसे स्थल हैं जो एक समय में बुद्धिस्ट स्थल थे, आज वहां पर बुद्ध नहीं है। और अगर बुद्ध की प्रतिमा है तो किसी और रूप में है। समझदार को इशारा काफी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वाक्य लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष ब्रह्मनिज्म और बुद्धिज्म का है। एक ताकत ऐसी है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ दे देना चाहती है,
और एक ताकत है जो मुट्ठी खोल देना चाहती है कि जिसको जितना हक है उसको उतना हक मिले, समता और न्याय मिले। और समता और न्याय के विचार को हम बुद्धिज्म कहते हैं। और समता न्याय के विचार का एक किताब है जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। और उस संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी। आज आपके विचार कहां हैं? और फिर एक और कठिन सवाल पूछ दूं, बुद्ध के विचारों के खिलाफ युद्ध सबसे पहले भारत में छेड़ा किसने? कोई बाहर से आया था क्या? कौन था वो जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ था? और जिस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ वही खत्म कर दिया गया। आसपास के देशों में बुद्धिज्म फैल गया। वहां के लोग विदेश से आकर के पूछते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर कुशीनगर है, आप सब जानते होंगे। और वो कुशीनगर जहां तथागत बुद्ध के आज भी जीवन का सबसे अंतिम समय वहीं बीता था। बड़े बड़े देश वहां पर आकर के झुक जाते हैं, उस मिट्टी को चूम करके माथे से लगाते हैं और वापस लौटकर एक रोशनी और एक हिम्मत पाते हैं। और आज इस देश में बुद्ध के विचारों पर इतनी पाबंदी। मैं अभी ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहा कि जिस जगह तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, आज भी वहां पर आंदोलन करना पड़ रहा है कि ये जो हमारा बौद्ध विहार है इस कमेटी में कम से कम हमें तो रहने दो, ये बाहर के लोगों को उसमें मत रखो। आज तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई। गलत तो नहीं कह रहा? जोर से बुद्धिज्म का नारा लगाकर नमो बुद्धाय बोलना उनको भी आता है जो बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। आज भी बोध गया में आंदोलन चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, बंद है। क्योंकि अगर बुद्ध के लोग जाग गए तो बुद्ध का हिसाब होने लगेगा तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। तथागत बुद्ध कुशीनगर में लेटे हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर वहां गए होंगे तो देखे होंगे वो लेटी हुई प्रतिमा। मुझे उम्मीद है मैं जब वहां गया और मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश में, मैं ओबीसी कम्युनिटी का, इस देश में तो एक साजिश ये भी चली गई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो केवल शेड्यूल कास्ट के नेता थे। भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की कोशिश की गई। पढ़े लिखे लोग जानते समझते होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे जो जैसा भारत बनाना चाहते थे। क्या आजादी के बाद भारत उस दिशा में आगे बढ़ा? क्या महाराष्ट्र के लोगों एक और सवाल का जवाब देना, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा का आखिरी भाषण, 26 नवंबर 1949 को संविधान इस देश को मिला। दुनिया में इतना खूबसूरत संविधान दूसरा शायद कोई नहीं होगा। और 29 नवंबर 1949 को संविधान के विरोध में कुछ लोग अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे और कुछ लोग उनकी शव यात्रा निकालने लगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसे कुछ लोग कह रहे थे कि यह विदेशी है, हम इस संविधान को नहीं मानते। अगर हम इस इतिहास को पूछने लग जाएं तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है। और ये वही लोग हैं जो 300 साल पुराना बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध की बात करने से उनको डर लगता है। और यही कोशिश की गई डॉक्टर अंबेडकर के साथ। ओबीसी कम्युनिटी के बीच ये जाने ही नहीं दिया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके नायक भी हैं। हिंदू कोड बिल अगर लागू न होता इस देश में तो इस देश की हिंदू महिलाएं घरों में कैद रहती। उन्हें आजादी दिलाने का काम, महिलाओं को उद्धार दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। और उन्होंने कहा कि महिला घर में ही नहीं कैद रहेगी, वो बाहर निकलकर पढ़ करके अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करके देश को चलाने का काम करेगी। अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के अगुवाई में संविधान न बना होता तो अनुच्छेद 340 न होता, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, अदर बैकवर्ड क्लास को, उसका रास्ता बाबा साहब ने बनाया था। इस देश को जानने नहीं दिया गया कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया। हम लोग भी
पहले नहीं जानते थे। जब हमने पढ़ा, हमने जाना, तो आज पूरे देश में बड़ी शान से कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे महानायक हैं। और मैं इस बात को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर किसी जाति के नेता नहीं थे। उन्होंने एक जाति के अधिकार के लिए नहीं काम किया, उन्होंने पूरी मानवता को आजाद दिलाने और समता और न्याय की बात की। लेकिन उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किसने किया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पूरी रचनाएं किस सन में प्रकाशित हुई? मैं पूछूंगा आपसे तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। 1980 के बाद पब्लिश हुई उनकी कंप्लीट राइटिंग। तो विरोध कौन कर रहा था? पहले भी किसी और की हुकूमत थी और आज भी किसी और की हुकूमत है। कल भी उनको डॉक्टर अंबेडकर से डर लगता था और आज वाले को भी लगता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। 15 अप्रैल की छुट्टी कब हुई? 1990 में, जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ थी, जिसमें मान्यवर कांशी राम की भूमिका है, जिसमें सोशलिस्ट आंदोलन करने वालों की भूमिका है। और वीपी सिंह की सरकार में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला, छुट्टी घोषित हुई और सब कुछ हुआ। और उसी समय मंडल आंदोलन में बीपी मंडल की एक सिफारिश लागू हुई और कुछ लोग मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकल गए और बाद में कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। दिल्ली पहुंचने के बाद उनको अपनी जाति याद आती है और आज भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन केवल 2 जगह है, गवर्नमेंट एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, दोनों प्राइवेट। रिजर्वेशन खत्म, बजाओ ताली और बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। ये हाल है इस देश का। जितना तेजी से उन्होंने सारी शिक्षा और सारी नौकरी बेच दिया, रिजर्वेशन खत्म। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री न बन पाता। ये वाक्य बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो थे कि दूध बेचने वाले, कपड़ा धोने वाले, मैला उठाने वाले, बकरी चराने वाले, खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले के भी बेटा और बेटी पढ़ लिख करके डीएम, सीएम और पीएम बने। इसीलिए उन्होंने इस देश को इतना प्यारा संविधान दिया और आप उस संविधान को खोखला करते हो और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजने की बात करते हो। सीधी सी बात है, ये लड़ाई आर पार की है। आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था इस देश में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान में प्रावधान किया और उस समय की संविधान सभा ने प्रावधान किया। पहले अमीरों को हक था, गरीबों को नहीं था। पढ़े लिखों को हक था, अनपढ़ों को नहीं था। पुरुषों को हक था, महिलाओं को नहीं था। शहरियों को हक था, गांव वालों को नहीं था। ताकत, हुकूमत कौन तय करता था? राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब के संविधान के बाद राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। और एक वोट एक कीमत और एक कीमत हर व्यक्ति की बराबर। ये संविधान ने ताकत दी थी। और आज 2026 में जब आप खड़े हो तो इस देश की 90% आबादी कहती है कि जिस मशीन में वोट डलता है, हमको यकीन नहीं कि वो मशीन हमारा वोट सही जगह ले जाती है और हमारे वोट की चोरी हो रही है। बताओ, ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है? ये सवाल पूछना कहीं राजनीतिक बात नहीं करना है, लेकिन जिस देश की 90% जनता को यकीन ही ना हो कि उसके वोट का अधिकार सुरक्षित है, तो बताओ संविधान सुरक्षित है? फिर संविधान पर माथा टेकने वाले ने ये तय कर लिया था कि ये संविधान है, तो पैर में जो था वो बराबर में बैठने लगा। संविधान ने ही तो ताकत दी, संविधान ने ही तो बराबरी दी, संविधान ने ही तो हक और अधिकार का एहसास कराया। संविधान नहीं था तो खटिया पर सब बराबर नहीं बैठते थे। महाराष्ट्र के लोगों गलत तो नहीं कह रहा। संविधान नहीं था तो जाति देख करके इसी महाराष्ट्र में 1927, बहुत दिन नहीं बीता है, 26-27 कितने दिन बीता, तालाब में पानी पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आंदोलन करना पड़ा था। वो लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजने की बात करते हैं। और जब पानी पी करके डॉक्टर अंबेडकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था?
डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ था कौन? मैं जानना चाहता हूं। औरंगजेब था, बाबर था, श्रीलंका भूटान से कोई आया था या लंदन से कोई आया था? ये था कौन? डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े होने वाले लोग कौन थे? हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस देश को समता का भारत बनाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर से नफरत किसको हो सकती है? मैं तो समझकर हैरान हूं। जो इंसान और इंसान को बराबर करने की बात करे, उसने रास्ता दिया था कि बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। और इसलिए बुद्ध के सपनों में प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री, और इसीलिए मैत्री का संबंध कैसे है संविधान से? समानता, न्याय और बंधुता। तो बुद्ध के विचार संविधान में है कि नहीं? बुद्ध के विचार हमारे संविधान में है जब वो करुणा की बात करता है। आज तो इंसान इंसान का गला काटने को तैयार है, तथागत बुद्ध तो जीवों पर भी दया करने की बात करते थे। वो जीवों पर भी दया करने की बात करते थे।